सभी साथियों को मेरा नमस्कार। देखो, जो मैं एजेंडे की काफी बातें हैं वो सज्जन जी ने की है। तो जब हम इलेक्शन की बात करते हैं तो मेरे को लगता है कि जो इलेक्शन में उतरे हैं उन्होंने अपना एक नैरेटिव बनाया है लोगों में, खास करके आरएसएस ने, बीजेपी ने मोदी को आगे करके अपना एक नैरेटिव बनाया। और वो जो नैरेटिव बना है, जब तक हम लोग उस नैरेटिव को नहीं तोड़ते, कोई भी जो उनको हराना चाहता है, अगर इंडिया हराना चाहता है तो उनको भी उस नैरेटिव को तोड़ना पड़ेगा। अगर जो हमारा ग्रुप है जिसका बहुत वास्ट एजेंडा है, जिसके पास प्रो एनवायरमेंट और प्रो पीपल एजेंडा है, उसने भी उनको हराना है तो उनको एक नया नैरेटिव सेट करना पड़ेगा। इसलिए ये जो इन्होंने अभी तक जो नैरेटिव बनाया है, तो एक बात तो ये है कि अब मोदी मैजिक इस इलेक्शन में सामने नहीं आएगा। पहले तो इनको यही लगता था कि जब पिछली इलेक्शन थी कि कहीं भी आप मोदी को खड़ा कर दो और वो विकास की बात करेगा और वो लोग उसको वोट दे देंगे। लेकिन इस बार की इलेक्शन ने एक बात ये बताई है कि अब मोदी मैजिक नहीं रहा। अब जो पहले इन्होंने एक नैरेटिव बनाया था कांग्रेस के खिलाफ, खास करके कि ये भ्रष्टाचार की पार्टी है, ये परिवारवाद है, ये भाई भतीजावाद है, अब वो बात इनसे इस इलेक्शन में उस रूप में सामने नहीं आई, क्योंकि इनको पता चल गया कि अब जितने भाई भतीजावाद खुद ये कर रहे हैं, जिनके हैं, मतलब मोदी को आप नहीं कह सकते क्योंकि उसके कोई है नहीं, जोगी को नहीं कह सकते क्योंकि जोगी के कोई है नहीं, अमित शाह तो अपने बेटे को कितना आगे ले जा रहा है वो तो आप देख ही रहे हो, और राजनाथ सिंह ने भी अपने बेटे को आगे कर लिया है। कौन सा ऐसा है जिसके है उसने अपने बेटे को या अपने किसी भी परिवार के मेंबर को आगे नहीं किया? सबने किया है ना। और भ्रष्टाचार वाला काम भी अगर जब जी सरकार से जाएंगे तो ज्यादा सामने आएगा। और अब जो भ्रष्टाचार ये कर रही है पार्टी, खास करके बीजेपी, ये कानूनी तरीके का भ्रष्टाचार कर रही है। इन्होंने भ्रष्टाचार की वो सारी जो डेफिनेशन है बदल ली है, या उसकी तरीकाकार बदल लिए है। और ये तो सीधी से मतलब कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड से हो रहा है ना। अगर आपको इलेक्टोरल बॉन्ड से इतना पैसा आ रहा है, मतलब करोड़ों अरबों रुपया अगर आपके पास आ रहा है, वो जो लोग दे रहे हैं आपको, एक तो देखो उसके बारे में इन्होंने ये कानून ही पास कर दिया कि 1974 के बाद कोई भी ये पूछ ही नहीं सकता कि आपके पास जो पैसा आया वो कहां से आया और कहां आपने खर्च किया। और अब तो जब ये मतलब मोदी सरकार आई है तो उसने तो देखो ना पीएम केयर फंड बनाया, और पीएम केयर फंड प्राइम मिनिस्टर केयर फंड है वो, और उसका ऑफिस भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में है, लेकिन उसका कोई भी मतलब एडिट नहीं होता, उसके बारे में आप पूछ नहीं सकते। और पीएम केयर फंड के बारे में आप नहीं पूछ सकते कि कहां से पैसा आ रहा है, कहां से पैसा जा रहा है। और इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आप नहीं पूछ सकते कि कहां कौन खरीद रहा है, कौन दे रहा है आपको, क्यों दे रहा है आपको। वो तरीके ये है ना कि मतलब कारपोरेट इनसे अपने फेवर के कानून बना रहा है, और ये कारपोरेट के फेवर से कानून बनाते हैं, और कारपोरेट इनको उसके इवज में ये चाहे वो पीएम केयर फंड में पैसा डाल दे, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा डाल दे, और उस पैसे से आप अपनी मनमर्जी से आप उसका खर्च करो। और
ये जो इन्होंने मतलब लोकल लेवल तक एक वो जहां पन्ना प्रवारी तक बना रखा है, उसमें ज्यादातर लोग पेड़ हैं आजकल। जो ये कह रहे हैं ना कि हमने इतने लोगों को जॉब दी है, ये जॉब उन लोगों की भी गिनती है जिनको इन्होंने पन्ना प्रभारी भी बनाया हुआ है। कि एक एक गांव में या एक शहर के एक मोहल्ले में कितने वोटर हैं, उस मोहल्ले के वोटर कौन से हाजिर हैं, कौन से गैर हाजिर हैं, कौन से वोटर को क्या जरूरत है, उसकी जरूरत कैसे पूरी की जा सकती है, ये सब लोकल जो मैनेजमेंट इनकी हो रही है, हम उसको देख सकते हैं कि ऐसी मैनेजमेंट कोई और पार्टी नहीं कर सकती। जैसे ये कह रहे हैं ना, कर्नाटक की इलेक्शन में ये जो डीके था ना, उसमें उसने जितना मतलब काम लोकल मैनेजमेंट पे किया था और किसी पे उसने उतना ध्यान नहीं दिया, और जिसकी वजह से कर्नाटक में इनको कुछ ना कुछ जीत मिलने में उसका भी काफी रोल रहा। तो अब देखो, कारपोरेट के पास मेन जो एजेंडा है वो है राष्ट्रवाद का एजेंडा। और अब जो फलस्तीन का झगड़ा चल रहा है, इसमें भी देखो ना क्या बात क्या आ रही है। बात तो राष्ट्रवाद की आ रही है कि इजराइल को अपने आप को डिफेंड करने का राइट है। ये बात मानने वाली है, ठीक है, अभी किसी भी राष्ट्र को अपने आप करने का राइट तो है, लेकिन वो राइट जहां तक थोड़ी जा सकता है कि यार आप किसी एरिया का पानी बंद कर दो, पीने का पानी बंद कर दो, भोजन बंद कर दो, उनका पूरे का पूरा फूड ही खोलो, और उसके उनके पास जो थोड़ी मोटी एनर्जी है अपना मतलब अपने आप को चलाने के लिए, उनकी वो सारी एनर्जी आप बंद कर दो। और ये किसको राइट है यार कि वो अस्पताल पे भी बम डाल दो, वहां जहां लोगों को पहले कह दो इधर चले जाओ, साउथ में दक्षिण में चले जाओ, और जब दक्षिण में लोग चले गए, अब कह रहे हैं कि वो इतने छोटे से 2 फुटबॉल के ग्राउंड में से कह रहे हैं कि उस पे भी नहीं बम फेंकेंगे, उस एरिया में चले जाओ। वहां यार लाखों लोग कैसे जाएंगे, कैसे बाहर आएंगे, इतनी ठंड में कोई लोग कैसे बगैर घर से निकलेंगे। और अब देखो उत्तरी गाजा में कितने लोग अभी भी अपने घरों में दुबके हुए हैं, वो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि यार मरना तो है ही, इसलिए बाहर घूमते फिरते क्यों मरे, अपने घर पे जब बम डिग पे तो सारा परिवार मर जाएगा। अभी कल ही देखो ना, अल जजीरा का जो पत्रकार है, उसके एक परिवार के 20 लोग एक जगह मर गए क्योंकि वो एक जगह ही बैठे थे। इसलिए ये जो पूरे का पूरा राष्ट्रवाद आजकल जो पूरा कारपोरेट के काम आ रहा है, हमारे काम में जातिवाद भी आ रहा है, क्योंकि जातिवाद का दायरा उससे छोटा है। जातिवाद ज्यादातर, जैसे सचिन जी ने कहा ना, कि जातिवाद लोकल पार्टियों के ज्यादा काम का है और किसी नेशनल पार्टी के उतना काम का नहीं है। हाँ ठीक है, वो लोकली उसको यूज करते हैं, वो यूज होता भी है और काम करता भी है। अगर हम कहें कि नहीं जातिवाद काम नहीं करता, काम करता है, लेकिन वो लोकल लेवल पे ही करता है। उससे बड़ा दायरा है धर्म का दायरा, जो बीजेपी ने बना रखा है हिंदूवाद का, और उससे बड़ा है राष्ट्रवाद का दायरा जो पूरे कारपोरेट जगत ने बना रखा है, और उससे बड़ा दायरा है मानवतावाद का दायरा, जिसको हम रैशनल ह्यूमनिज्म का दायरा बोलते हैं, तर्क संगत मानवतावाद का दायरा, या जिसको हम इन्वायरो ह्यूमनिज्म भी बोल सकते हैं, जिसमें मतलब मानवतावाद भी ऐसा जहां पर्यावरण की कदर कीमत भी उसमें शामिल हो। ये दायरा उससे भी बड़ा है। इसलिए अगर हमने इनके नैरेटिव को तोड़ना है तो एक तो हमें ये बड़ा दायरा खींचना पड़ेगा कि हम लोगों को इन्वायरो ह्यूमनिज्म में लेकर आए कि ये छोटी बात से अब काम नहीं चलेगा, अब तो आपको बड़े दायरे में आना पड़ेगा। इसलिए अगर आप बड़ी लाइन खींच देते हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि छोटी लाइनें खत्म हो जाती। अगर आप बड़ा सर्कल बना देते हो तो इसका मतलब ये नहीं है, अगर आप इन्वायरो ह्यूमनिज्म का सर्कल बनाते हो तो इसका मतलब ये कदाचित नहीं होता कि नेशनलिज्म खत्म हो जाएगा, या नेशनलिज्म से छोटा जो दायरा है जातिवाद का वो खत्म हो जाएगा।
उससे भी कोई और छोटा दायरा है, मतलब गांव का, मोहल्ले का, इंडिविजुअल का, वो खत्म हो जाएगा? नहीं, वो रहेगा, लेकिन वो सबऑर्डिनेट कंडीशन में ही रहेगा। इसलिए अब एक तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इतना सीरियस थ्रेट इन्वायरमेंट का आ रहा है, अगर वो बात हम खुद नहीं समझेंगे और लोगों में नहीं लेकर जाएंगे। अभी देखो एक मतलब एक ताजा रिपोर्ट आई है कि 1 जनवरी से 30 नवंबर तक के जो 11 महीने हैं, वो उसमें जो एवरेज टेम्परेचर है हमारी अर्थ का, इंडिया का नहीं, हमारी अर्थ का, वो 1.46 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया। अभी साल का 1 महीना बाकी है और अभी भी मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर 1.5 से 3 डिग्री है चल रहा है हमारे एरिया का, खास करके उत्तरी भारत का। 2 डिग्री से लेकर 3 डिग्री तक, ये सिर्फ मैक्सिमम ही नहीं, मिनिमम भी एयर चल रहा है और मैक्सिमम भी एयर चल रहा है। जो हमें ये बता रहा है कि भैया जो ये कह रहे थे पेरिस में कि हम 1.5 डिग्री से आगे नहीं जाने देंगे, मेरा ख्याल ये है कि 31 दिसंबर का अब जब इसको जोड़ेंगे तो 1.46 तो हो ही गया, तो मतलब आपको थोड़ा ही और चाहिए, आपका 1.5 होने वाला है, शायद 1.5 इसी साल में ही हो जाए, ये क्रॉस कर दे। क्योंकि इसमें कुछ बातें ऐसी हैं कि 17 और 18 नवंबर 2 दिन ऐसे रहे कि जब एवरेज टेम्परेचर है एक दिन का 17 का और 18 का 2 डिग्री भी क्रॉस किया, एवरेज टेम्परेचर अर्थ का। और इससे क्या होने वाला है, खासतौर के इससे सबसे ज्यादा जो इफेक्ट आएगा वो आएगा कृषि पर, खेती पर। और अब देखो कि मैं तो अब ये देख रहा हूं पंजाब में, क्योंकि एक रिपोर्ट की मैं और जिक्र कर दूं कि एक एक्सट्रीम वेदर वालों की एक रिपोर्ट आई है, उसने कहा है कि 201 डिस्ट्रिक्ट हैं जो वो एक्सट्रीम वेदर का शिकार हो गए इंडिया में। मतलब 201 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं, जिसको जिला भी बोल देते हैं, कि वो मतलब अत के मतलब वहां अत की गर्मी और अत की सर्दी, अति गर्मी और अति सर्दी ये पड़नी शुरू हो गई है, जो सबसे ज्यादा असर कर रही है मतलब हमारी हेल्थ पे और हमारी कृषि पे। कृषि वाला देखो ना, एक बात जो मैंने देखी है वो ये देखी है कि पहले सरसों को हम कहते थे कि जब ये अस्सू का लास्ट आ जाए, अस्सू महीने के अगर लास्ट दिनों में हम सरसों बीज दें तो उस सरसों की पैदावार हम सबसे अच्छी मानते थे। और अस्सू के बाद अगर 15 कत्ते तक सरसों बीजी जाए तो सरसों सबसे बढ़िया होती है। और अगर कत्ते कत्ते के महीने में बीजी जाए फिर भी ठीक ठाक हो जाती है, 15 कत्ते के से 30 कत्ते के दरमियान। लेकिन अब वो बात चली गई, सारी महीने वाली बात तो चली गई। अब ये है कि अगर आप 35 डिग्री पे सरसों बोओगे, चाहे वो 15 कत्ते कोई बीजो, तो वो सरसों आपको प्रोडक्शन नहीं देगी। और मेरा जो एक्सपीरियंस है हमारे गांव का खास करके, कि जिन्होंने थोड़ी मतलब कत्ते के पहले दिन सरसों बीज थी, वो सरसों सारी की सारी है वो मतलब वो पक गई है, समय से पहले पक गई है, क्योंकि उसको टेम्परेचर ज्यादा मिल गया है। और वो पकने से क्या है, वो बीज ही मसाम वापस करेगी, कौन सी प्रोडक्शन देगी वो। इसलिए जो एक्सट्रीम वेदर वाली बात है, एक्सट्रीम वेदर में देखो बठिंडा एक्सट्रीम वेदर में आ गया हमारा हमारा देखो जी गुरदासपुर, फरीदकोट, फिरोजपुर, मोगा और बठिंडा, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट आ गए जो अति के है, जो एक्सट्रीम वेदर में इन्होंने जो कुछ डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं उसके भी 2 भाग बनाए हैं। जो सबसे खतरनाक स्थिति में वो ये है, और सेकंड है मानसा है, उसमें संगरूर है, उसमें बरनाला है, उसमें मतलब ये हमारे 1-2 डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर है, ये 2 नंबर वाली कैटेगरी में आ गए।
अब देखो कि अगर पंजाब ऐसी स्थिति में आ गया तो आप गेहूं खाने की बात करोगे तो गेहूं होएगा कैसे इतने बेहतर? हमारे तो गेहूं खराब हो रहा है यार अभी तक, मगर जिसने थोड़ा सा भी गेता बीजता गेहूं को खराब हो गया। इसलिए क्योंकि उस गेहूं तो सही सारी ठंडक दी मतलब क्रॉप। मेरा कहने का मतलब ये है कुल मिला के कि ये जो एक्सट्रीम वेदर वाली बात आ रही है या जो हमारा ओवरऑल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, इससे कृषि में खतरा, इसमें पशुओं की हेल्थ में खतरा, और इसमें हमारी हेल्थ पे खतरा, और इसमें खास करके जब इम्यूनिटी बढ़ती है ना, मतलब हवा में नमी बढ़ती है, तो नई से नई बीमारियां आती हैं। वो पशुओं में भी आती है, वो मतलब ह्यूमन में भी आती है। और अगर कृषि पे संकट आता है तो इसका मतलब ये मत समझो कि ये जो लोग कृषि करते हैं उन पे इफेक्ट है। ये हमारी जो मतलब भोजन सुरक्षा है, हमारी भोजन की थाली पे खतरा है। ये बात अब देखो सरकार को तो समझ में आ गई। अब इन्होंने 5 साल के लिए वो कह दिया कि 5 किलो हम फ्री में देंगे। जो मोदी साहब कह रहे थे कि फ्री भी नहीं देंगे, ये रेवड़ी कल्चर है, अब तो विकास के नाम पे वोट मांगेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब इस इलेक्शन ने क्या दिखा दिया? इस इलेक्शन ने ये दिखा दिया कि भैया फ्री भी बगैर लोग वोट नहीं देते, क्योंकि आपने 81 करोड़ 81 करोड़ लोग तो आपने इसे पैदा कर दिए ना 140 करोड़ में से, जिनके पास अपनी मेहनत करने के बाद भी पेट भरने के लिए, अपने परिवार का पेट भरने के लिए सोर्सेज ही नहीं है। तो वो तो ये समझ रहे हैं कि अगर सरकार फ्री में देगी तो हम अपने बच्चों का मतलब पालन पोषण कर पाएंगे, अगर वो नहीं देगी तो कैसे कर पाएंगे? वो कर ही नहीं पा सकते। इसलिए ये मजबूरी बन गई, लोगों की भी मजबूरी बन गई, अब पार्टियों की भी मजबूरी बन गई, खुद मोदी साहब की मजबूरी बन गई। जो पहले कह रहे थे कि हम कोई रेवड़ी नहीं देंगे, अब देखो ना कितनी रेवड़ी बांटी इन्होंने। पूरी मतलब पूरी 5 स्टेटों में कितनी रेवड़ी बांटी, सिर्फ एक स्टेट को छोड़कर, मणिपुर। मणिपुर वालों ने कहा ना हम नहीं रेवड़ी लेंगे। आप ये देखो कि मणिपुर के लोग चाहे वो गरीब हैं कैसे भी हैं, पर मणिपुर नहीं सॉरी मिजोरम के लोगों ने फ्री बी वाली बात से इनकार कर दिया, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि यार फ्री में तो हरेक ही ले लेगा, मुफ्त की कौन छोड़ेगा, किसी को भी दे दो। पर बात रियल में ये नहीं है। उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देके आप अपनी बात आगे बढ़ा रहा हूं। उसकी एक एग्जांपल है कि स्विट्जरलैंड ने लोगों से पूछा, एक मतलब उन्होंने ये रेफरेंडम करवाया लोगों से राय जाने कि क्या आपको कोई श्योर इनकम चाहिए कि इतनी तो आपके पास होनी चाहिए। तो 60% लोगों ने कहा बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें कोई श्योर इनकम नहीं चाहिए, हमें तो काम चाहिए और काम हमें मिल रहा है, हमारा काम चल रहा है, हम श्योर इनकम से क्या कराना है। जी बात आप इसमें देखो, मिजोरम में देखो, वहां कोई मतलब कोई ऐसा बात ही नहीं हुई। इसलिए ये जो अपने वाले थे ये एरिया है खास करके, मतलब चाहे वो राजस्थान था, एमपी था, ये तेलंगाना था, और मतलब ये अपना जितने भी ये 4 स्टेट है बाकी बची हमारी, ये 4 स्टेटों में कितनी फ्री भी दी। इसको मोदी का एक मतलब सोशल डेवलपमेंट मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि लोगों को ये बात है कि 5 किलो अगर मोदी ने कह दिया ना तो देगा। ये मतलब ये बात ऐसी नहीं है कि जब मोदी कहता है ये मोदी की गारंटी है, तो इसका मतलब ये है कि लोग विश्वास करते हैं कि अगर यार मोदी गारंटी देता है तो पूरी होएगी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उसने 5 साल कर दी है।
अब देखो एमएसपी पे कोई कानून बनाने के लिए तैयार नहीं, एमएसपी प्रोक्योरमेंट पे कोई कानून बनाने के लिए सरकार तैयार नहीं नेशनल लेवल पे। पर देखो छत्तीसगढ़ में भी कहा इन्होंने और इसमें एमपी में भी कहा इन्होंने कि 3100 रुपए पर क्विंटल हम खरीदेंगे पैडी। अगर जीरी का जो मतलब एमएसपी है वो 2210 रुपए है, वो भी सुपरफाइन का, और ये हर वैरायटी को 3100 रुपए में खरीदने का इन्होंने मतलब वो लिखती वादा किया है, और मोदी ने गारंटी भी दी है कि ये गारंटी इसकी नहीं है अपना, जैसे वो चौहान की गारंटी नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। अब ये 3100 रुपया खरीदना पड़ेगा इनको। अगर ये 3100 रुपए खरीदते हैं तो फिर क्यों मोदी कोई एमपी का प्रधानमंत्री थोड़ी है, छत्तीसगढ़ का प्रधानमंत्री थोड़ी है, वो तो पूरे देश का है ना। फिर देश के लोगों को दे देना 3100। ये 3100 एमपी में खरीद सकता है, छत्तीसगढ़ में खरीद सकता है। देखो पहला इन्होंने एक एमएसपी के बारे में एक नैरेटिव ये बनाया कि ये तो 6% लोगों को मिलती है। वो 6% लोग कौन है? जो पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, या थोड़े से वेस्ट यूपी के हैं। अब उस आंकड़े को इन्होंने खुद ही बता के कह दिया कि यार नहीं 12 से 16% को मिल रही है। अब 6 वाले 16 कैसे हो गए ये बताओ ना। और वो 16% को भी एमएसपी नहीं, अब एमएसपी से भी ज्यादा, मतलब 2200 तो ऊपर 900 पर क्विंटल और मिलेगा। तो ये क्या हुआ? ये सिर्फ मतलब ये जो कहते थे ना कि हम नहीं जी रेवड़ी कल्चर है, फ्री भी है, ये है वो है, अंग्रेजी में फ्री भी कह देते हैं, अपा हिंदी में या पंजाबी में अपा सब रेवड़ी कल्चर बोल देते हैं इसको, कि हम रेवड़ी नहीं देंगे। देखो कौन सी पार्टी है जिसने रेवड़ी नहीं बांटी, और खास करके जो जिसने इसके खिलाफ एक मुहिम चलाई थी मोदी साहब ने, और वो उन्होंने खुद बांटी है ना रेवड़ी जी, कि महिलाओं को सिलेंडर देंगे, फलाना देंगे, और इतने मतलब पैडी इस रेट में खरीदेंगे। सो इसलिए इस नैरेटिव को आपको अगर तोड़ना है, और इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए हमें एक नया नैरेटिव लोगों में सिरजना पड़ेगा। उसके लिए एक तो बड़ी बात ये है कि एक बड़ा मतलब सर्कल हमें खींचना पड़ेगा कि जो कास्ट से भी आगे बढ़े, जो राष्ट्रवाद से भी आगे बढ़े। क्योंकि अगर लोग राष्ट्रवाद के दायरे में फंसे रहेंगे तो फिर वो एनवायरमेंट पे कोई भी एक्टिविटी करने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि राष्ट्रवाद के एंगल से आप एनवायरमेंट को ठीक नहीं कर सकते। जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उस टेम्परेचर को आप नियमन नहीं कर सकते। अब इसमें मैं एक बात जहां आपके ध्यान में और ला दूं कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें से अब ये क्या करने वाले हैं, जिसपे ये मतलब पूरा कारपोरेट जो रूलिंग सर्कल है वो सोच रहा है, और जितने कारपोरेट एक्सपर्ट हैं वो सोच रहे हैं, ये करने ये जा रहे हैं कि यार ये तो 2 डिग्री तो जाने वाले ही है। अब अगर 2 डिग्री ये चला गया तो काम तो खराब हो गया। तो इसको एक जकदम कोई ऐसा फार्मूला क्या लगाएं कि 1.5 डिग्री से टेम्परेचर नीचे आ जाए। उसके लिए ये क्या कर रहे हैं, ये एक बहुत ही सीरियस इंटरवेंशन या छेड़छाड़ कुदरत के साथ, इन्वायरमेंट के साथ करने वाले हैं। वो क्या है? वो है कि ये एरोसिल मैटर बादलों से ऊपर, जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसके ऊपरला जो है स्ट्रेटोस्फीयर में ये छोड़ना चाहते हैं। इतना एरोसिल मैटर वहां छोड़ दें ये कि वो मतलब सूरज की गर्मी को वहां से रिफ्लेक्ट कर दे, जमीन पे आने ना दे, और उससे क्या है अर्थ का टेम्परेचर कम हो जाएगा। लेकिन ये सुन के तो तसल्ली होती है कि यार अर्थ का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ठीक है बात, लेकिन अर्थ का टेम्परेचर कम करने के लिए ये गलत तरीका और गलत मतलब रिजल्टों को जन्म देगा। वो और रिजल्ट, गलत रिजल्ट क्या आएगा? वो आएगा जब सनलाइट पूरी नहीं आएगी तो क्रॉप कैसे होएगी, हमारी हेल्थ कैसे सुरक्षित रहेगी, पशुओं की, पंछियों की, जानवरों की हेल्थ कैसे ठीक रहेगी, ये बताओ आप।
कि अगर पूरा लाइट ही पूरी नहीं आती, आपने लाइट ही रोक दी एरोसल मैटर डाल के, तो फिर मतलब फोटोसिंथेसिस कैसे करोगे आप? पौधे कैसे करेंगे? अपनी खुराक कैसे बनाएंगे? वो जंगल कैसे अपने आप को स्टैंड करेगा? वो तो और भी यार खतरनाक काम हो जाएगा। और ये कर सकते हैं, क्योंकि इनको ये लग रहा है हफड़ा दफड़ी में कि 1.5 कह रहे थे हम, तो ये तो 2 भी क्रॉस करेगा। ये हफड़ा दफड़ी में ये कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्होंने सारे राइट तो अपने पास रख रखे हैं ना, कि हम कुछ भी कर ले, लोगों से थोड़ी पूछना है। क्या लोग कौन होते हैं हमारे कोई इंटरवेंशन करने वाले? लोगों को तो देखो इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। अगर हमने मूवमेंट नहीं बढ़ाई तो ये अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो भी खत्म। अगर इन्होंने कोई ऐसा फार्मूला एनवायरमेंट पे लगा दिया तो भी हम खत्म। अब जी जैसे पिछले सेमिनार में भी अपनी बात हो रही थी, एनर्जी की कंजम्पशन मतलब जो खपत है वो ही, या एनर्जी की जो डिमांड है वो ही नहीं कम कर रहे। तो आप जितना मर्जी क्लीन एनर्जी का सोर्स ले लो, हीट तो फिर भी बढ़ेगी। ये तो साहब ने अपने आर्टिकल में लिखा कि जितना मर्जी क्लीन सोर्स आप बना लो, आप सोलर से बना लो, आप विंड से बना लो, फिर भी मतलब वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी। इसलिए हमें ये जो नैरेटिव है, इस नैरेटिव में ये जो लोग इसमें आए हुए हैं, ये जैसे जो पार्टियां हैं जो इलेक्शन भी लड़ रही हैं, जो नहीं भी हमारे जैसे लोग इलेक्शन नहीं भी लड़ रहे, लेकिन उनको ये नैरेटिव बनाना पड़ेगा, लोगों में ये थिंकिंग डालनी पड़ेगी, लोगों में जाना पड़ेगा। और ये जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं इनको भी इन बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। अब पुरानी बातों से काम नहीं चलेगा। अब हिंदूवाद तो देखो पेटेंट हो गया बीजेपी के नाम पे। अगर जो ये नया इंडिया वगैरह बना है, ये कहें कि हम हिंदूवाद भी चलाएंगे, ये भी चलाएंगे, और लोहियावाद भी चलाएंगे, मंडलवाद भी चलाएंगे और वोट ले देंगे, बिल्कुल ही नहीं मिलती इनको वोट। अगर इन्होंने भी वोट लेनी है तो इनको भी थोड़ा ब्रॉड दायरे में जाना पड़ेगा। जैसे ये इसने राहुल गांधी ने एक बड़ी बात वो जैसे सज्जन जी ने भी की कि यार अब मोहब्बत की दुकान खोलो यार, तो मतलब लोगों में भाईचारा बने। और लोगों में भाईचारा कास्टिज्म के बेसिस पे नहीं आप बना सकते। लोगों में भाईचारा तो मानवतावाद के बेसिस पे बनेगा। इसलिए अगर हम मानवतावाद के बेसिस पे ये लोग भी थोड़ा इससे आगे बढ़े तो शायद इनको भी आने वाले दिनों में ये मतलब बड़े ये कुछ बढ़ सकता है इनका। ये जो लोग कुछ ये सोच रहे हैं कि जैसे अभी एक ये इफेक्ट दे रहे हैं कुछ लोग कि जितने बीजेपी को वोट पे या उससे ज्यादा कांग्रेस को वोट पड़ गई है, उनको 4 करोड़ समथिंग हुई है, इनको 5 करोड़ कुछ ज्यादा, मतलब 5 करोड़ कुछ बनी है, उनको 4 करोड़ कुछ बनी है। पर कुछ जेडे वोट है जो पोल वोट है उसमें से ज्यादा कांग्रेस को मिले हैं। अब ये जो मतलब हिसाब किताब मैथमेटिक्स का लगा रहे हैं, गणित का हिसाब किताब लगा रहे हैं कि इतने वोट कांग्रेस के हैं, इतने जे इंडिया में जो दूसरी पार्टी हैं उनके हैं, उनको जोड़ के जे मोदी को मतलब कंप्यूटर से बैठे बैठे हरा देते हैं। ये ऐसे नहीं चलता काम। इंडिया ने सबसे बड़ी गलती ये की है कि जो 5 स्टेटों के इलेक्शन थे, इन्होंने इंडिया की तरफ से लड़ने थे, एक एक्सरसाइज होती, उससे इनको एक पता चलता। सबसे बड़ी बात अलायंस नहीं होता, सबसे बड़ी बात होती है वोटों में कि अलायंस में आप वोट अपना ट्रांसफर कर सकते हो दूसरे को या नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पंजाब में कांग्रेस को हरा के बीजेपी आम आदमी पार्टी आई। अब इंडिया में आम आदमी पार्टी भी है और कांग्रेस भी है, और अब तक इन्होंने कांग्रेस को इतना बदनाम किया है, इतना बदनाम किया है। क्या अब अगर ये इंडिया अलायंस मिलके इलेक्शन लड़ता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर पंजाब में मिलता है तो 14-13 पंजाब दी सीटा ने, एक चंडीगढ़ की सीट है, 14 बन गई।
मतलब जे आदो आदि भी करते हैं, साथ साथ भी करते हैं, तो देखना ये पड़ेगा कि क्या जहां आम आदमी का कैंडिडेट खड़ा है वहां कांग्रेस अपनी वोट ट्रांसफर कर पाएगी सारी की सारी। जहां कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा है वहां आम आदमी पार्टी ट्रांसफर कर देगी वोट। अगर ये इस इलेक्शन में ये एक्सरसाइज करके देख लेते तो इनको कुछ पता चल जाता कि यार जहां हुई है जहां नहीं हुई। क्योंकि यूपी में आप देखो ना, जो जब पिछली बार इसने कांग्रेस ने और इसने मुलायम सिंह की पार्टी ने अलायंस बनाया था, तो कांग्रेस से अपनी वोट ट्रांसफर नहीं हुई थी। वहां समाजवादी पार्टी ने अपनी वोट कांग्रेस को ट्रांसफर करवा दी थी, लेकिन कांग्रेस नहीं करवा सकी। क्योंकि कांग्रेस जब हिंदूवाद भी चलता तो उनको अच्छा हिंदूवाद मिल जाता है, बीजेपी का फिर वो वोट उधर चला जाता है। इसलिए एक तो नवा पर्सपेक्टिव बनाना पड़ेगा, नवा दायरा खींचना पड़ेगा। और उस पे ये है कि अगर ये इंडिया वाले एक दूसरे को वोट ट्रांसफर कराने में कामयाब होते हैं नहीं होते, इस पे डिपेंड करेगा। ये मैथमेटिक्स से जहां मतलब गणित के हिसाब से कि इतने वोट उसके हैं इतने वोट उसके हैं। जैसे अभी भी कल उसका जोगिंदर यादव का कहा रहा था कि राहुल गांधी को वोट ज्यादा मिला है, मोदी को वोट कम मिला है। यार ज्यादा कम की बात नहीं है, बात है कि जीता कौन। ठीक है, लोगों का समर्थन मान लिया, बात मान ली बात, लेकिन बात तो ये है ना कि कांग्रेस का ये भी कह रहे हैं कि वोट एमपी को छोड़ के कहीं भी कम नहीं हुआ, लेकिन जो दूसरा वोट गया मतलब बीजेपी का वोट तो बढ़े ना, इसीलिए जीती बीजेपी। वो वोट किसका गया? वो है कि इंडिया में जो दूसरे लोग हैं उनके गया, और किसका गया? वो वोट जो बीजेपी को गया है, अगर वो वोट मतलब जी कांग्रेस को ट्रांसफर होता इस इलेक्शन में, तो एक आपके सामने वो एक मतलब बात आ सकती थी कि ठीक है भी हम ये कर सकते हैं। इसलिए मेरे को ये लग रहा है कि इन्होंने ये जो बड़ी गलती की है ना, वो बहुत बड़ी ये की है कि इस बार इन्होंने इनका एक ट्रायल भी हो जाता, और वो ट्रायल आ जो वो आने वाले इलेक्शन में 24वीं इलेक्शन में इनको काम देता। लेकिन अभी भी मतलब जब ये कोई भी अलायंस बनता है उस अलायंस में ईमानदारी चाहिए, और वो ईमानदारी ही एक दूसरे को वोट ट्रांसफर कर सकती है। और वोट भी ट्रांसफर तब होगा जब इंडिया के पास कोई थोड़ा विजन बीजेपी से आरएसएस से अलग हो, थोड़ा लोगों को लगे यार अभी ठीक है, और लोगों को ये भी लगे। अब तो देखो ये इंडिया एक रहेगा नहीं रहेगा, पूरा मीडिया इसी पे लोगों को कंफ्यूज करने में लगा हुआ है कि इंडिया एक भी रहेगा। देखो जी ममता नहीं आ रही, देखो जी फलाने ने ब्याह हो गया वो नहीं आ रहा है। ये तो ऐसी बातें ही है ना कि एक तो 24 की इलेक्शन है, एक किसी के परिवार में जी बड़ी बात मैरिज है या 24 की इलेक्शन। इसका मतलब ये है कि वो अब जो पहले तो इन्होंने उनको थ्रेट करने की ट्राई की कि हम अपने पद पे जीत लेंगे और फिर हमारा मतलब वेटेज बढ़ जाएगा, और हमारा वेटेज बढ़ जाएगा तो सीट की जो शेयरिंग होगी उसमें हम ज्यादा ले लेंगे। अब वो गए उनके दुख की लोट आ गई दूसरों के, जो इनके पार्टनर है वो अब इनको करने लगे कि ठीक है अब जीत लिया क्या, अब वो इनको मतलब डाउन करने में लगे हुए हैं। इसलिए ये जो अप डाउन करने का मामला है, अगर इनमें ईमानदारी है और ये मतलब आरएसएस को या बीजेपी को हराना चाहते हैं, तो देखो हिंदूवाद का एजेंडा तो छोड़ना पड़ेगा आपको। जिसको आप ये इनकी भाषा में भी हम बात करें, तो इनकी भाषा में बात करें तो कम से कम सेकुलर तो आपको धर्म निरपेक्षता वाली बात तो आपको लानी पड़ेगी, और हिंदूवाद वाला जो एजेंडा है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। और इससे जो इनको बहम है कि हमारे वोट इधर ना हो जाए उधर ना हो जाए, ये इनका बहम है। और अगर ये थोड़ा जा मतलब बड़ी मानवतावाद और पूरे लोगों का भाईचारा, देश का भाईचारा और दुनिया के साथ खड़ने का भाईचारा ये बनाए, जैसे जैसे प्रियंका ने
ये कुछ स्टेटमेंटें दी हैं कि यार फलस्तीन में ऐसा हो रहा है, हमारा देश इजराइल के साथ खड़ा है, अब तक हम फलस्तीन के साथ रहे। अगर ये बातें कुछ आगे बढ़े तो फिर दुनिया के अंदर भी यूनिटी आती है। और लास्ट में मैं एक बात उसमें करके अपनी बात को विराम देना चाहता हूं कि ये जो यूएनओ का रोल है, मेरे को पर्सनली ये लग रहा है कि यूएनओ का रोल ठीक जा रहा है। अभी देखो कि जो यूएनओ सेक्रेटरी जनरल है, उसने वो आर्टिकल 99 ट्रिगर किया। ये मेरा ख्याल है कि 1971 के बाद पहली बार हुआ है कि 99 आर्टिकल किसी ने ट्रिगर किया हो। मतलब वो ऐसा एक आर्टिकल है कि उस पर फौरी कुछ करना पड़ता है सुरक्षा परिषद को। और उसमें जो बड़ी बात हुई है वो ये हुई है कि उसके 15 सुरक्षा परिषद के अब 15 मेंबर हैं, जिसमें 10 वो जनरल असेंबली से आते हैं, 5 वीटो पावर वाले हैं। और इन्होंने एक अच्छा काम ये किया कि जब इन्होंने वो मतलब रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया, वो तो कई मुल्कों ने मिलके किया। तो एक उसमें ये हुई बात है कि जब ये उस पर वोटिंग कराने की बात आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक बार थोड़ी इस पे डिस्कशन कर लो वोटिंग कराने से पहले। उस डिस्कशन में इन्होंने फ्रांस को अपने फेवर में कर लिया और ब्रिटेन को कम से कम अब्सटेन करने के लिए राजी कर लिया, और सिर्फ कल्ला अमेरिका आइसोलेट होकर वीटो कर गया। पर उसमें देखो 13 वोट युद्ध विराम के पक्ष में गए, एक ब्रिटेन वाला अब्सटेन कर गया और अमेरिका ने वीटो कर दिया। मतलब अभी भी यूएनओ मतलब किसी ना किसी तरीके से लगी हुई है कि वो युद्ध विराम हो। और ये इलेक्शन तो उस युद्ध के एंगल से तो कोई भी चीज नहीं है कि कौन जीता कौन हारा। बड़ी बात ये है कि अगर ये मतलब जो ऐसे इशू है, खास करके तो ये रूस और यूक्रेन का इशू है, जहां कैसे अमेरिका ने मतलब पूरा तय कर रखा है कि इजराइल को कुछ भी हो हम सपोर्ट करेंगे। और इजराइल इतना बेशर्म हो गया कि वो यूएनओ के खिलाफ और यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल के खिलाफ बोलता है कि ये प्रो हमास है। और यार उसके 1200 लोग मरे और वो मतलब 16,000 लोगों को मार के और इतने लोगों को घर मतलब एक आदमी पीछे मतलब 1,000 आदमी भी मार के भी अगर उसको सब्र नहीं आता तो वो क्या है। मतलब 1200 पीछे वो 12,000 मार के भी सब्र उसको नहीं आता कि नहीं यार मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। ये बात क्या है? असल में अमेरिका इसके जरिए पूरा जो मिडिल ईस्ट है उसको डराना चाहता है, लेकिन अब जा लग जे रहा कि मिडिल ईस्ट को थोड़ा सपोर्ट आ रही है रशिया की और चाइना की, और वो डरने के मूड में लगता नहीं है। और अगर कोई भी अब मतलब इजराइल पे एक मतलब ये जो कर रहा है वो इसका उसको खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा कि बहुत सारे मुल्क इससे अब जो इनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो तोड़ देंगे। जिसको जो बढ़ा रहे थे वो अब नए तो बढ़ने मुश्किल है, पुराने भी टूटेंगे। लेकिन अभी उनको ये लग रहा है कि वो रुके हुए हैं कुछ देश कि इससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं ना क्रिएट हो जाए। लेकिन जब भी ये युद्ध रुकेगा तो इजराइल को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और अमेरिका की जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है वो इसने नंगी कर दी है, पूरी तरह उसका पर्दाफाश हो गया है। और अमेरिका के लोग हैं खास करके जो अब उनमें विरोध की सुरें ज्यादा उठनी शुरू हो गई है। वो कह रही है कि क्योंकि अमेरिका जिसको भी हथियार देता है ना उस पे एक बंदिश लगाता है वो कि वो लोगों को नहीं मारेगी, मरते तो लोग ही हैं, लेकिन फिर भी एक वो बढ़ाता है कि यार वो सिविलियनों को नहीं मार। लेकिन ये जब इजराइल को जो कुछ वो दे रहा है उस पर वो शर्त नहीं लगा रहा। वो कह रहे थोड़ा मतलब ध्यान रखो, लेकिन मरते हैं मरने नहीं।
पर वो बंदिश नहीं है कि आपको आइंदा हम कोई आर्म्स नहीं देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए लास्ट में मैं इसको समअप इस रूप में करना चाहता हूं कि ये जो इलेक्शन है हमारे पर्सपेक्टिव से, ये इलेक्शन हमारे पर्सपेक्टिव से इस बात को इंगित करते हैं कि हमें इन्वायरो ह्यूमनिज्म की बात, जहां तर्कसंगत मानवतावाद की बात को आगे बढ़ाना होगा। और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अगर हम नहीं करेंगे तो पहले तो मेरे को लगता था कि शायद मैं ज्यादा थोड़ा नेड़े की बात कर रहा हूं। मेरे को ले रहा है 2025 के बाद एग्रीकल्चर का तो सफाया होने के लिए तैयार है। पहले मेरे को ये लगता था कि यार 25 मत है, ठीक है, पर अब जो मैं खेतों में जाके देखता हूँ, जैसे मैं भी खेत जाता हूँ और मनीराम जी भी खेत जाते हैं। मनीराम जी तो वो कहते हैं ये है वो है, मैं ऐसा करने नहीं जाता खेतों, मैं खेतों में देखने जाता हूँ कि क्रॉप की पे जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो कैसा हो रहा है, और मतलब पानी की पोजीशन क्या है, और लोगों का मतलब जो है देख रहे हैं लोगों का जो सिस्टम कि उनको जो थोड़ी मोटी भी बचत थी वो कैसे कम हो रही है, उनकी इकोनॉमी कैसे खराब हो रही है लोगों की। इसलिए ये बातें अगर हम लोगों के साथ बैठ के शेयर करें, हमारा ग्रुप थोड़ा एकेडमिक ज्यादा बन गया है और इसको प्रैक्टिकल बनने की जरूरत है। सो ये बातें हमें, चाहे हम इन पार्टियों के साथ करें, बनाना है, लोगों का भाईचारा बनाना है और देश में भी बनाना है, तो थोड़ा बड़ा सर्कल आपको खींचना पड़ेगा। सो मैं शायद टाइम ज्यादा ले गया।